पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस बार करीब 75% मतदान हुआ है, लेकिन मतदान खत्म होते ही एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल में टीएमसी को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। इस ओपिनियन पोल में 20,000 लोगों से उनकी राय ली गई थी, जिसके आधार पर इस ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें टीएमसी बीजेपी को पूरी तरीके से चित्त कर दिया है। इसके बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस ओपिनियन पोल के आंकड़े बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। क्या कुछ है इस ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, 7वें चरण के चुनाव के बाद एक ओपिनियन पोल में पूछा गया कि 7वें चरण के 36 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो इस ओपिनियन पोल में भाग लेने वाले करीब 22,000 लोगों में से 83% लोगों का मानना है कि टीएमसी को 28 सीटें और जबकि भाजपा को 6 सीटें मिलेंगी। 7% लोगों का मानना था कि भाजपा को 25 और टीएमसी को 8 सीटें मिलेंगी, जबकि 5% लोगों का मानना था कि भाजपा को 15 और टीएमसी को 18 सीटें मिलेंगी, जबकि 3% लोगों का मानना था कि भाजपा को 19 और टीएमसी को 13 सीटें मिलेंगी, जबकि 3% लोग बदलाव की लहर नहीं है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसी बातों पर अपनी सर्वसम्मति दिया। तो वहीं पूछा गया कि बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में से टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। तो करीब 32,000 लोगों में से 78% लोगों का मानना था कि टीएमसी को 199 प्लस सीटें मिलेंगी, जब बीजेपी को 70 सीटें मिल सकती हैं। इससे पहले भी कई ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अब तक आए सभी ओपिनियन पोल में टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है। इससे तो यही कहा जा सकता है कि इस बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रानीगंज में टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया रुपए बांटने का आरोप। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। टीएमसी ने इसी बीच भाजपा पर नोट के बदले वोट का आरोप लगा दिया है। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित आरके होटल में पुलिस ने छापेमारी की। टीएमसी ने थाने में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि आरके होटल के 213 नंबर कमरे में भाजपा कार्यकर्ता रमेश राही रुके हुए हैं, जिनके पास रुपए हैं, वे रुपए लोगों में बांट रहे हैं। खबर मिलते ही रानीगंज पुलिस एनएसबी रोड स्थित आरके होटल पहुंची और रमेश राही के 213 नंबर कमरे का ताला तोड़ा और वहां तलाशी ली। हालांकि इस दौरान पुलिस को कमरे से मास्क, सैनिटाइजर, सेफ्टी पिन के अलावा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई से भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। भाजपा कार्यकर्ता रवि सिंह का कहना है कि रानीगंज की पुलिस टीएमसी की दलाली कर रही है। बुआ भाईपो की सरकार सिर्फ भाजपा पर झूठा आरोप लगा रही है और पुलिस को परेशान करने के लिए भेज रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने संक्रमण के प्रचार के रोकने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए फटकार लगाई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा, यह जानते हुए कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर प्लान नहीं बताया गया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे। आपको बता दें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 29 मई को आखिरी चरण का चुनाव होना है, जबकि अन्य सभी जगहों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतगणना 2 मई को होगी। इसी बीच बंगाल में मतदान के बीच बूथ से पुलिस ने बीजेपी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एजेंट बूथ पर मतदाताओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत साहा ने बताया कि जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। बंगाल चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अलीपुर थाने की पुलिस ने रास बिहारी के बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत साहा के एजेंट को अरेस्ट कर लिया है। एजेंट पर मतदाताओं के साथ अभद्र आरोप लगाए। घटना के बाद बीजेपी ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा दिया है। वहीं रास बिहारी विधानसभा में टीएमसी ने सेंट्रल फोर्स पर गंभीर आरोप लगाया। टीएमसी ने कहा है कि सेंट्रल फोर्स मतदाताओं की धमकी कर रही है और बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का दबाव बना रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बूथ के पास हंगामा भी किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर
तीखा प्रहार करते हुए भाजपा सरकार को सत्ता का दम छोड़कर एक परिवार वालों की तरह सोचना चाहिए और उसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घर पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीका के दामों में एकरूपता और देश भर में मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि काला बाजारियों पर लगाम लगाने में सरकार की विफलता उजागर है और संक्रमितों के इलाज के लिए जिन अस्पतालों और डॉक्टरों के नाम और टेलीफोन नंबर भाजपा सरकार प्रचारित कर रही है वे अधिकांश फर्जी निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी झूठे के सहारे मुख्यमंत्री अपनी कमियां छुपा रहे हैं, जबकि जमीनी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों के आंखों में आंसू सूख गए और सरकार की आंख का पानी मर गया है। लोकतंत्र में भाजपा सरकार अभिशाप बन गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोगों की हर संभव मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शिता की कमी और कुप्रबंधन से भाजपा ने उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रदेश बना दिया है। एक ओर सरकार मृतकों की संख्या कमतर दिखाने को फर्जी आंकड़े दे रही है, दूसरी तरफ शमशान में चिताएं बुझाने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सीजन बेड दवा न मिलने से सांसों का आपातकाल है। मुख्यमंत्री के बयान जो हो, लेकिन भाजपा विधायक और सांसद हालात से परेशान होकर धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। यह सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। इस अक्षम और अयोग्य सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री का यह लापरवाही भरा कार्य मानवीय भूल नहीं अपराध है। वोट डालने के बाद नुसरत जहां ने कहा मोदी शाह की सुनता इलेक्शन कमीशन। 7वें चरण के अंतर्गत 34 सीटों पे मतदान के बाद, जिसमें कि कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान की सीटें शामिल है। इस बीच बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। टीएमसी का दावा कि इस बार भी ममता बनर्जी बंगाल की गद्दी पर काबिज होंगी। इसी बीच नुसरत ने कोलकाता के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान उनके माता पिता भी उनके साथ मौजूद थे। वोट देने के बाद नुसरत ने कहा कि जहां जहां भी मैंने प्रचार किया, मैंने सिर्फ एक चेहरे के लिए लोगों का समर्थन देखा और वो समर्थन सिर्फ ममता बनर्जी के लिए था। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने यह फैसला किया कि वो बंगाल में अब चुनावी सभा नहीं करेंगे, तो उसके बाद आयोग ने भी चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी। आयोग पीएम मोदी और गृह मंत्री से ज्यादा और किसी की सुनता है क्या? आपको बता दें 7वें चरण में 34 सीटों पर कुल 284 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें 37 महिलाएं शामिल है। करीब 42 लाख मतदाता उनकी सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इससे पहले इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर एक एक प्रत्याशी की कोरोना से मौत हो गई, जिस वजह से अब 34 सीटों पर मतदान करवाए जा रहे हैं। बाकी के दोनों सीटों पर 16 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं योगी सरकार पर प्रियंका गांधी एक बार फिर बरस गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के निजी या सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी न होने वाले बयान संबंधी बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रविवार को आलोचना की। उन्होंने कहा कि केवल एक असंवेदनशील सरकार ही इस प्रकार का बयान दे सकती है। आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि प्रदेश के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जरा खुद को उन मरीजों की जगह रख कर देखिए जिन्हें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दाखिला नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कम है, मरीज ले जाओ। उन्होंने कहा संवेदनहीन सरकार ही ऐसा वक्तव्य देगी। मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर आपात स्थिति है। आपको मेरे खिलाफ मामला दर्ज करना है, मेरी संपत्ति जब्त करनी है तो अवश्य करें, लेकिन भगवान के लिए स्थिति की गंभीरता को पहचानिए और लोगों की जान बचाने के काम में तुरंत लग जाइए। वहीं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। राज्य के 20 जिलों में 2 लाख से भी अधिक सीटों पर 4 लाख से भी अधिक उम्मीदवार मैदान में। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मतदान शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर में होगा। जिला पंचायतों में 746 सदस्यों के पदों के लिए 10,000 उम्मीदवार मैदान में है। क्षेत्र ग्राम पंचायतों के लिए 18,350 पदों के लिए 89,000 मैदान में उम्मीदवार खड़े हैं। 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्डों के लिए 1,34,510 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार SEC द्वारा किए गए मुक्त प्रतीकों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण के मतदान में जो 15 अप्रैल को हुआ था 71% मतदान दर्ज किया गया था। 19 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में भी 71% मतदान दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर SEC ने पिछले महीने कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए डोर टू डोर प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक उम्मीदवार के साथ
जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त चुनाव आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि SEC द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के साथ 3 सदस्यीय टीमों का भी गठन किया गया है। मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और मतदान केंद्रों पर सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान कोविड-19 मापदंडों का भी पालन किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25 मई तक ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया समाप्त करने के लिए कहा था।